हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो, जो कि आपके सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को जो है एक साथ में क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं समरूपी, समस्थानिक, समावयवी या फिर अपर रूप। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स। देखिए, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को जो है एक साथ में अपर रूप्स यानी कि एलोट्रोप्स बोला जाता है। और दोस्तों, जो कार्बन होता है ना, ये अपनी विशेष संयोजकता के कारण जो है अनेक प्रकार के अपर रूप बनाने में सक्षम होता है। ठीक है। और अगर वहीं पर हम बात करें कि अपर रूप यानी कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, तो दोस्तों एलोट्रोप्स जो है वो एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न रूप होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जैव पद्धति जिसमें कि पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आवृत्ति के आधार पर जो है ध्वनि को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। और उसी में से एक प्रकार है पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। ठीक है। तो सोनोग्राफी जो होती है ना, उसके अंदर आपके जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को यूज़ में लिया जाता है। और दोस्तों, ये जो है आपकी एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक भागों की, जिसमें कि पेट वगैरह शामिल है, उनकी जांच की जाती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप को लेकर जो कि। ठीक है। तो क्रायोजेनिक तापमान के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको साइंस के पीछे की वीडियोस में बता रखा है। तो देखिए, ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए, -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को जो है हम लोग क्रायोजेनिक तापमान बोलते हैं। और दोस्तों, इस निम्न ताप का उपयोग करने वाली जो प्रक्रियाएं और उपायों का जो अध्ययन होता है ना, उसको हम लोग जो है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के तहत पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लेस देन -150 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो कि आर पार जाती हो। ऑप्शंस दिए गए हैं केवल द्रवों के, केवल प्रिज्म के, सिर्फ हीरे के या फिर जो है सभी पारदर्शी माध्यमों के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल प्रिज्मों के। ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रिज्म। ठीक है। देखिए, रमन प्रभाव का जो है प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो कि केवल प्रिज्म के आर पार जाती हो और साथ ही जो है वर्ण विक्षेपण द्वारा वर्ण क्रम का निर्माण करती हो। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओनली प्रिज्म। और अगर बात करें हम रमन प्रभाव को लेकर, तो दोस्तों रमन प्रभाव के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है वो सीवी रमन के द्वारा दी गई थी। ठीक है। और इन्हें जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देकर के भी सम्मानित किया गया था 1930 में। तो इन पॉइंट्स को भी जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर न्यूटन। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, निकोलस कोपरनिकस। देखिए, सबसे पहले क्या माना जाता था कि पृथ्वी जो है ना, ये आपके संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी जो आकाशीय पिंड है ना, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ये जो है सबसे पहले माना जाता था और इसकी जानकारी दी थी सबसे पहले टोलेमी ने। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो है एक पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने ये बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी जो आकाशीय पिंड और ग्रह वगैरह जो है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से जो है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, निकोलस कोपरनिकस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस समय की स्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है।
ऑप्शंस हैं एपेहेलियन, एंटीपोड, पेरीहेलियन या फिर एल्टिएड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसको जो है अपसोर यानी कि एपेहेलियन कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति जो है ये 4 जुलाई को होती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और दोस्तों, जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती हो ना, तो उसको जो है उपसौर यानी कि पेरीहेलियन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति जो होती है ये आपके 3 जनवरी को होती है। तो दोनों ही टर्म्स को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है ये एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ क्वेश्चन है कि एड्स जो है निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। वैसे आपके एग्जाम में जो है बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में जो है आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और वैसे आपके सिलेबस में भी जो है बायोलॉजी नहीं दी गई है, सिर्फ एक ही टॉपिक दिया गया है जो कि आपके जीके के पोर्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस हैं पानी, जीवाणु, विषाणु या फिर फफूंद। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु यानी कि वायरस। देखिए एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये जो है आपके एक HIV विषाणु होता है जिसके द्वारा होता है। ठीक है, HIV का पूरा नाम हो जाता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और ये जो है ना क्या करता है कि मानव के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना उसको कमज़ोर कर देता है। और ये जो है ना मतलब कि वायरस आपके जो WBC होती है शरीर में, वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उस पर आक्रमण करता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि प्रतिरोधी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो है आपके होता है एड्स विषाणु की वजह से यानी कि वायरस की वजह से। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जब चींटियाँ काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है। ठीक है, यानी कि व्हेन एंट्स बाइट दे इंजेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं एसिटिक एसिड, मेथेनॉल, फॉर्मिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों जब भी चींटियाँ काटती है तो वो जो है फॉर्मिक एसिड को जो है अंतःक्षेपित करती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और दोस्तों इसी की वजह से जो है हमें दर्द या फिर जो है चुभन महसूस होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारहीनता क्या होती है। ठीक है, यानी कि वेटलेसनेस इज। ऑप्शंस हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, तो W इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, तो m आपका द्रव्यमान होता है और g जो है ये आपके गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो भारहीनता जो है ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्षत्रिय जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शंस हैं मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या फिर आंध्र प्रदेश। तो क्षत्रिय नृत्य जो है ये आसाम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसको जो है वर्ष 2000 के अंदर जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं ना उसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। ऑप्शंस दिए हुए हैं शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर जो है बिस्मिल्ला खान। तो दोस्तों यहाँ पर बांसुरी वादक पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि आपके एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्य से संबंधित टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी देखिए शिव कुमार शर्मा जो कि आपके संतूर वादक हैं, और जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक हैं, और बिस्मिल्ला खान जो है ना ये एक शहनाई वादक हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपके पास कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने हेतु उपयोग में लिया जाता है, यानी कि गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस इनमें से कौन सी है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर हीलियम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए हीलियम गैस को जो है मौसम संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों में भरने हेतु उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है वो अन्य सभी गैसों से हल्की होती है, जिसकी वजह से ये जो है अधिक ऊंचाई तक जा सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको जो है आपको करवा रखा है।
तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबलाइमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन वो प्रोसेस या फिर जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि ठोस पदार्थ जो है वो गर्म किए जाने पर जो है द्रव अवस्था में आए बिना ही जो है वाष्प बन जाता हो, ठीक है, और ठंडा किया जाने पर जो है वापस से द्रव अवस्था में आए बिना ही जो है ठोस बन जाता हो। फॉर एग्जाम्पल कपूर, आयोडीन, नौसादार, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। ये जो है आपके नाविक 01/2021 इनटेक में पूछा गया था क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, जो कि एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, और ये जो है नींबू, संतरे, आंवला और ये जो खट्टे फल होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है, और इसकी मात्रा जो है 6 से 7% तक रहती है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 15 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातुएं जो है वो विद्युत का वाहन करती है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि कम गलनांक के कारण, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण या फिर उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। देखिए समस्त विद्युत चालन का जो मुख्य आधार है ना, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होता है, ठीक है। और दोस्तों आवेश की गति से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। तो धातुओं की संरचना जो है ना वो कुछ इस टाइप की होती है कि उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि इनके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। और धातुओं में भी अगर हम बात करें तो सबसे श्रेष्ठ जो विद्युत चालक है ना वो आपके चांदी हो जाएगी यानी कि सिल्वर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्लेमिंगो का त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो फ्लेमिंगो त्यौहार जो दोस्तों ये आपके आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाता है, और ये त्यौहार जो है ना पिछले 10 सालों से 9 और 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है तो देखिए इसमें जो है ना जो हमारे पक्षी है ना, ठीक है, उनकी जो प्रजातियां खत्म हो रही है ना उनके बारे में दिखाया जाता है और उनके बारे में अवेयर किया जाता है, उनकी जानकारी इस त्यौहार में दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से जो है कौन सा उनके मूल स्थान के साथ में मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर आपको, मोहिनी अट्टम केरल, क्षत्रिय असम, कुचिपुड़ी उड़ीसा या फिर जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जिसमें कि आपको दिया हुआ है कुचिपुड़ी उड़ीसा, ये जो है यहाँ पर आपको गलत दे रखा है क्योंकि कुचिपुड़ी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये जो है आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो खिताब है ये किसने दिया था। ऑप्शंस दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए सरोजिनी नायडू जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इनको ये जो खिताब है ना वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों सरोजिनी नायडू जो है वो 1925 में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनी थी, और इसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1964 को जो है मतलब कि भारत सरकार ने उनके सम्मान में जो है एक 15 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये भी पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी जो है इनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का जो त्रिकोणीय जंक्शन जिसको कि दिफू दर्रा के नाम से जाना जाता है ये किस सीमा पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेड क्लिफ रेखा, पॉल स्ट्रेट, मैकमोहन रेखा या फिर डूरंड रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। देखिए दिफू दर्रा जो कि भारत, चीन और म्यांमार के विवादित त्रिकोणीय सीमाओं के पर्वतीय क्षेत्र में जो है स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और दिफू दर्रा जो है ना ये मतलब कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है मैकमोहन रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी।
देखिए प्रश्न संख्या 20 और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश जो है वो इनमें से कौन सा है, यानी कि द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज। ऑप्शन है आपके पास मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मालदीव जो है ये आपके आधिकारिक तौर पर जो है मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, ठीक है। और ये जो है एशिया का सबसे छोटा देश भी है, ठीक है, जिसमें कि आपके 1192 टापू हैं शायद और 200 के करीब जो है इसमें बस्तियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये इनमें से कौन सी नदी के ऊपर निर्मित है। ऑप्शंस दे रखे हैं साबरमती, नर्मदा, ताप्ती या फिर माही। तो दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम क्विज को अटेंड करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 3 से 4 बार उसमें जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर करवाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा ये आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आप लोगों के कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर क्विज होते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ मटीरियल और स्टडी मटीरियल मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।